खाना नहीं खाता तो बोलता क्या। तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या हो गया जहर, सुख जग रहे हो क्या। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में बने और बीच में ही समाप्त हो जाए, जिसका लाइफ टाइम बहुत कम हो, थोड़े टाइम के लिए बने और थोड़े टाइम के लिए भी वो कंज्यूम हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए। नाम से भी क्लियर हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी रिएक्शन के दौरान बनता है, वो स्टार्टिंग से नहीं होता है, रिएक्शन के दौरान बनता है। यानी जब रिएक्शन होता है तो ना तो वो प्रोडक्ट में दिखता है, नहीं तो रिएक्टेंट में दिखता है, बीच में बनता है, बीच में ही गायब हो जाता है। अगर नॉर्मल एग्जांपल से बात करें तो ए से बना बी और बी से बना सी, तो यहां अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट ए था और सी प्रोडक्ट बना, लेकिन बी बीच में बना, बीच में ही कंज्यूम हो गया, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बना है और बीच में कंज्यूम हो गया है। तो हम डिफरेंशियल लिख लेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का, सम एडिशनल स्पीसीज, some additional species other than reactant and product, other than reactant or product, other than reactant or product which is produced in the reaction, in the mechanism, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में वो प्रोड्यूस होता है, is called reaction intermediate, is called reaction intermediate। हम ये भी बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट do not, the reaction intermediate do not appear in the overall reaction. This one is overall reaction. Do not appear in the overall reaction, but appear in the mechanism of the reaction, but appear in the mechanism of the reaction। Only the concentration of reactant and catalyst if present only the concentration of reactant and catalyst if present appear in the rate law। Concentration of reaction intermediate are concentration of reaction intermediate
concentration of reaction intermediate is, नीचे दिख रहा है, concentration of reaction intermediate concentration of reaction intermediate is usually very small and undetermined hence do not appear in the rate law. Both reaction intermediate and catalyst do not appear in the overall balance equation. Concentration of catalyst appear in the rate law but do not appear, but not reaction intermediate, but not that of reaction intermediate. चलो तो इसको पहले लिख लो, एक एग्जाम्पल से दोनों का मीनिंग समझा देंगे। कैटलिस्ट का क्या होता है और ये पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, some additional species other than reactant and product, यानी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कुछ अलग एडिशनल स्पीसीज बनते हैं रिएक्शन के दौरान, which is produced in the mechanism is called reaction intermediate. रिएक्शन के दौरान बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा कुछ और भी चीजें बनता है जो कुछ टाइम के लिए बनता है फिर वो कंज्यूम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट डू नॉट अपीयर इन द ओवरऑल रिएक्शन। कहां से अपीयर होगा, ना तो रिएक्टेंट में था ना तो प्रोडक्ट में था, बीच में बना था, बीच में कंज्यूम हो गया था, तो इसलिए ना तो रिएक्टेंट में दिखता है नहीं तो प्रोडक्ट में दिखता है, बट अपीयर इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्शन स्टेप वाइज लिखा जाता है, एक ओवरऑल रिएक्शन होता है, ओवरऑल मतलब ऐड करके, और एक मैकेनिज्म लिखा जाता है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो उसमें तो दिखता है, लेकिन ओवरऑल में वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है।
क्योंकि एक समय वो प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट बन के फिर रिएक्टेंट बन के वो कंज्यूम होता है। ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इफ प्रेजेंट, यानी अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन हम रेट लॉ लिखते हैं। लेकिन रेट लॉ लिखते समय हम कहीं पर रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आर यूजुअली वेरी स्मॉल, वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है, एंड अनडिटरमाइंड, और वो तुरंत बनता है तुरंत गायब हो जाता है, मतलब रिएक्शन हुआ बना फिर कंज्यूम हो गया, इसलिए हम उसको डिटरमाइन भी नहीं कर पाते हैं। हेंस डू नॉट अपीयर इन द रिएक्शन रेट लॉ, इसलिए उसको हम रेट लॉ में डिस्कशन भी नहीं करते हैं। बोथ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड कैटलिस्ट डू नॉट अपीयर इन ओवरऑल रिएक्शन। सही बात बोल रहा है, कैटलिस्ट भी नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता, एग्जांपल से समझाएंगे। कैसे हम पहचानेंगे कब कैटलिस्ट है कब रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक आगे एग्जांपल लेंगे, उसमें बता रहा हूं मैं। concentration of catalyst appear in the rate law but that of reaction not that of reaction intermediate. reaction intermediate रेट लॉ में कहीं भी डिस्कशन नहीं होता, जबकि कैटलिस्ट का होता है। एक एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि कैसे। चलो एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं, हटा दो इसको। तो हमें इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्वेश्चंस आता है, तुम्हें रिएक्शन दिया जाता है, और रिएक्शन जब दिया जाता है तो तुम्हें पहचानना पड़ता है कि बताओ इनमें से रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है और इनमें से कैटलिस्ट कौन है, ये पहचानना पड़ता है। और ऑप्शन में वही नाम लिख के आता है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। चलो एक रिएक्शन है, एग्जांपल है, जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है NO2Cl, ये बना NO2 और यहां Cl बना है, K1 है, और ये स्लो स्टेप में है, स्लो है, स्टेप 1 में है ये। और एक रिएक्शन है NO2Cl प्लस Cl, ये NO2 प्लस Cl है, ये बना NO2 और Cl2, ये फास्ट है। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, विच वन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, जल्दी से बताओ। इस रिएक्शन में 2 स्टेप में लिखा हुआ है, एक आंसर है मिका का, निधि का, संस्कृति का। तो संस्कृति का गलत है, प्रथम नायक का सही है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? तो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है। पहले इस ओवरऑल रिएक्शन लिखो, लिखते समय कैंसिल हो जाएगा। NO2Cl 2 बार आया, यहां क्या बना 2NO2 और क्या बना Cl2। अब तुम देखोगे तो उसमें बोला है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो एक तीसरा बना है वही रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये तो तुम अगर बोलोगे तो ये तो रिएक्टेंट में दिख ही रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये तो हमें दिखा, रिएक्टेंट दिखा, प्रोडक्ट दिखा, लेकिन क्लोरीन बीच में बना था, और ना तो क्लोरीन रिएक्टेंट में था, ना ही तो क्लोरीन प्रोडक्ट में है। ये Cl2 है, ये क्लोरीन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन यहां बीच में बना, फिर बीच में ही कंज्यूम हो गया, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। और भी आसान तरीका है पहचानने का, जो कैंसिल आउट हो जाए वही है रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि एक बार वो प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट फिर से कंज्यूम हो जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है वो है क्लोरीन, और ये ओवरऑल रिएक्शन है। हम अगर स्टेप दिया है तो ये हमारा आईडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और इसमें अगर रेट लिखना चाहे
तो आईडीएस अपने आप में क्या है, ये स्लो स्टेप है, और ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि स्लो स्टेप के लिए हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि एलिमेंट्री है कि नहीं है। और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, के NO2Cl के पावर में 1 ले लेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखेंगे, हम यहां से लिखेंगे, ओवरऑल से नहीं लिखा जाता है, स्लो से लिखा जाता है। तो स्लो स्टेप इज आरडीएस वेयर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, क्योंकि हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि स्लो स्टेप एलिमेंट्री है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री होता है, और ये यूनिमोलिकुलर है। अगर इसमें मोलिकुलरिटी के बारे में बात किया जाए तो ये यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, और ये बाइमोलिकुलर है, बाइमोलिकुलर, ये सब भी लिख लेना। अगर मोलिकुलरिटी हमें डिफाइन करना है तो ये यूनिमोलिकुलर है। ये भी स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री के लिए हम मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां मोलिकुलरिटी 1 होगा, यूनिमोलिकुलर होगा, और ये 1 और ये 1 2। अब ये मत सोचना कि हमें इंटरमीडिएट के लिए हमें काउंट नहीं करना है, ये तो इससे टकराएगा ना, ये इससे कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कोलिजन होगा तो मोलिकुलरिटी में इसको काउंट करना है। लेकिन अगर कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो इस इंटरमीडिएट को हम रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं लिखते हैं कहीं भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए बनता है फिर कंज्यूम होता है, इसीलिए कभी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन में इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि मोलिकुलरिटी में भी नहीं करेंगे, बिना ये टकराएगा तो रिएक्शन नहीं बनेगा ना। तो मोलिकुलरिटी में बाई प्रोडक्ट बाई मोलिकुलर हो जाएगा, ये यूनिमोलिकुलर हो जाएगा। ये स्लो है, ये फास्ट है, इसका मतलब ये है कि इसका ये आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एलिमेंट्री है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम इसी से डिसाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ बताया कि आरडीएस क्या है, एलिमेंट्री क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, यूनिमोलिकुलर क्या है, बाइमोलिकुलर क्या है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें तुम पहचान पाओ कि कैटलिस्ट कौन है। तो एक रिएक्शन लिखो, एक रिएक्शन लिखा हुआ है Cl+O3, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। ClO+O, ये बना Cl+O2, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ए में राइट ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। सेकेंड बी में लिखा है आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट, आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। सी में लिखा है आइडेंटिफाई ए कैटलिस्ट, आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा कि हमें, तो जल्दी से बताओ। विशाल कोहली, है ही नहीं। जानवी कोहली, रिएक्शन इंटरमीडिएट निधि संस्कृति, कैटलिस्ट ये तेजस। चलो तो देखो आसान है निकालना, मैं तुम्हें एक बस ऐसे नॉर्मली ऑब्जर्वेशन बता दूंगा कि कैसे निकालेंगे। देखो पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, ये कैंसिल हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये भी कैंसिल हुआ, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। O2 O3+O क्या बना, 2O2। देखो रिएक्टेंट और जो स्टार्टिंग में कैंसिल होता है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, वो बीच में बनता है। ये तो क्लोरीन पहले ही कैंसिल हो गया, बीच में बना कहां था। जो स्टार्टिंग और लास्ट में कैंसिल होता है
वो कैटलिस्ट है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो यहां कैंसिल हो रहा है वो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट हो जाएगा इसमें क्लोरीन, और जो बीच में बना ये पहले से था नहीं, जो बना और फिर कंज्यूम हो गया, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो जो बीच में बनेगा बीच में कंज्यूम हो जाएगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब इधर जो कैंसिल आउट होगा ना वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, जो स्टार्टिंग और लास्ट में कैंसिल आउट होगा ना वो कैटलिस्ट होगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। वो पार्टिसिपेट हालांकि किया है, लेकिन लास्ट में फिर से क्लोरीन बन के निकल गया। देखो यहाँ पर, यहाँ क्लोरीन है, ये कैटलिस्ट है। क्या तुम्हें यहाँ क्लोरीन दिख रहा है? नहीं, वो रिएक्शन में चला गया है। यहाँ तुम्हें क्लोरीन दिख रहा है कहीं पर? नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ लास्ट में फिर से कंज्यूम हो गया है, यानी कैटलिस्ट लास्ट में फिर से कंज्यूम हो जाए, मतलब फिर से जैसा था वैसा ही बोल दिया जाता है कि जैसा हमने मिलाया था क्लोरीन को वैसा ही बाहर हो गया, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहां देख के, क्योंकि हम ये स्टेप नहीं देख पा रहे हैं ना, तो ये जैसा हमें क्लोरीन मिला है वैसा ही क्लोरीन हमें मिल गया, इसीलिए बोला जाता है कैटलिस्ट विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, कंज्यूम नहीं होता, वो लास्ट में ऐसा ही बन जाता है। तो यहाँ जो कैंसिल होगा वो कैटलिस्ट होगा, इधर जो कैंसिल आउट होगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, और ये लिखना रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो इस तरह से भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसमें बता ले जाओगे। O3 plus O gives 2O2 is reaction intermediate. कैटलिस्ट क्लोरीन, हाँ कैटलिस्ट क्लोरीन होगा। तो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, वो कैटलिस्ट होगा, इधर कैंसिल आउट होगा, इंटरमीडिएट होगा, ये ओवरऑल होगा। स्लो स्टेप से आईडीएस लिखा जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा जाता है, ठीक है। स्लो स्टेप से आईडीएस लिखा जाता है। वो अपने हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपने आप में क्या है? एलिमेंट्री है। तो 4-5 चीजें तुम्हें जानना है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स का हर स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री है। मॉलिक्यूलिटी क्या है, मॉलिक्यूलिटी को ऑर्डर से जोड़ के देखना है। स्लो स्टेप को आईडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी से रेट लिखा जाता है। और क्वेश्चन में डिस्कस करके देगा हमें इंटरमीडिएट को सिलेक्शन करना होता है, कैटलिस्ट को सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट डाउन हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर नाम से क्लियर हो रहा, सूडो मतलब क्या? फॉल्स, झूठा। जो देखने में तो लगे कि हायर ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो देखने में हायर डिग्री, हायर ऑर्डर लगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो राइट डाउन हेडिंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन होगा इसका, द रिएक्शन दैट हैव the reaction that have higher order true rate law but are found to behave as first order are called pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction
एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। एग्जाम्पल में हम CH3COOCH3 को हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। तो वाटर से रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो ये एसिटिक एसिड बनेगा और मिथेनॉल बनेगा। CH3COH एसिटिक एसिड और मिथेनॉल CH3OH बनेगा। कैसे रिएक्शन होगा ऑर्गेनिक में बताया जाएगा। यहाँ वाटर जो होता है वो एक्सेस में होता है, वाटर विल बी इन एक्सेस। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो हम लिखेंगे K CH3COOCH3, ठीक है। यहां जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे O यहां पर लिखेंगे, अब मान लो यहां पर हम लिखेंगे वाटर, तो ये होगा, ठीक है, इतना लिखो। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है K, अगर यहां पर हम देखें तो मान लो 1 अगर ऑर्डर है तो ये 2 डिग्री दिख रहा है। अगर 1 भी मान ले तो हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री है। लेकिन यहां ये एक्सेस में होने की वजह से इसका कोई कंसंट्रेशन समय के साथ इसका चेंज नहीं होता है। ये वाटर एक्सेस में होने की वजह से ये इसके साथ रिएक्शन भी करेगा। ये एक्सेस की वजह से ये रिएक्शन में हम मान के चलेंगे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ही पार्ट रिएक्शन ये करेगा इसके साथ, तो ये कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो इसका हम चेंज नहीं दिखाएंगे। तो जो चीज एक्सेस में होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और इस केस में रिप्रेजेंटेशन एक्सेस वाला का कभी मत करना। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया भी कि ये एक्सेस में है तो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो इस केस में अगर मान भी ले इसका ऑर्डर 1 है तो देखने में क्या लग रहा था हायर डिग्री, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये रिएक्शन हमें याद करके रखना पड़ेगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखने में लग रहा है हायर डिग्री है, लेकिन हम इसका डिस्कशन नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखने में कुछ और ऑर्डर लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इसका फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए नाम रखा गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो द रिएक्शन व्हिच हैव हायर ऑर्डर, जिसका हमें लगता है कि हायर ऑर्डर है, बट आर फाउंड टू बी बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करता है, दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आगे लिखवाऊंगा भी, जो जीरो ऑर्डर है, जो फर्स्ट ऑर्डर है, कुछ हमें लर्न करके रखना भी होगा। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर ही होता है, तो आगे मैं लिखवाऊंगा। लेकिन याद रखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने में लग रहा है हायर ऑर्डर 1 अगर मान के चले तो 2 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 1 है। इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और कहीं भी अगर क्वेश्चन में एक्सेस तुम्हें लिख के देगा तो तुम एक्सेस का कहीं पर, ऐसा नहीं कि वाटर ही, कुछ भी अगर टर्म ए और बी लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया, और तुम यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है एक्सेस में, तुम्हें अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो तुम केवल डिस्कशन ए का करोगे, बी का नहीं करोगे। यानी एक्सेस पॉइंट में कहीं पर उसका हम डिस्कशन इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हम समय के साथ सोचेंगे कि इसका कंसंट्रेशन कम ही नहीं हो रहा है, तो जितना था स्टार्टिंग में उतना ही है, क्योंकि वो एक्सेस में, इसलिए हम उसका डिस्कशन नहीं करते। तो एक्सेस पॉइंट को हम डिस्कशन नहीं करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, क्योंकि इसका एग्जांपल और पूछा जाता है। तो अदर एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, नेक्स्ट एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तुम और बायोम पढ़ते भी होगे, सुक्रोज, C12H22O11 प्लस वाटर, क्या बनता है ये ग्लूकोज और फ्रूटोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन नाम अलग है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा,
क्यों ग्लूकोज और फ्रूटोज बोला जाता है इसको? इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम ये एक्सेस में बोले, इसका अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो देखने में लग रहा है कि इसको भी लिखना चाहिए, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्सेस में है। और ये हो गया, इसका ऑर्डर 1 होगा, तो दिस वन इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, hydrolysis of methyl acetate and inversion of sugarcane is an example of pseudo first order reaction. चलो अब अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बता दिया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बता दिया था, आज मोलिकुलरिटी और ये सब पढ़ाई दिया और एनएस पढ़ाई दिया। अब तुम्हें थोड़ा सा एनालिसिस करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं, 5 मिनट हाफ लाइफ टाइम के ऊपर 1-2 एनालिसिस करवाते हैं, इसके बाद मैं वॉल्यूम के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। मतलब तुम करके लाओ तो ठीक है, तो मैं तो करवाऊंगा ही। तो 1-2 एनालिसिस करेंगे हम हाफ लाइफ टाइम के ऊपर एनालिसिस, हाफ लाइफ टाइम के ऊपर एनालिसिस। अभी ग्राफ वगैरह बनाना बाकी है, तो हम एनालिसिस करेंगे। तुम्हें याद होगा हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। इसी में एक ट्रिक भी तुम्हें बताऊंगा, हालांकि ट्रिक ज्यादा बेटर ये होगा कि क्वेश्चन पढ़ाते समय बताए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहां बता दूंगा, वहां पर फॉलो करना, जिसका क्लियर हो जाएगा तो फॉलो करना, नहीं तो वहां बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो होता है, तुम्हें याद होगा 0.693 अपॉन के होता है। अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए बोले, जीरो ऑर्डर के लिए तुम्हें याद होगा जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता था, ए नॉट माइनस 80 अपॉन के टाइम। टाइम अगर बोले तो आधा होने में कितना टाइम लगेगा, आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ये था आधा होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2k, यानी हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का होगा, हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा ए नॉट बाई 2k। ये हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का है, ये हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर का है। अब ध्यान से समझना, इस हाफ लाइफ टाइम में कंसंट्रेशन है, इसमें कहीं कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या इसमें कहीं कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है इसमें, लेकिन ए नॉट है। अब ध्यान से समझो, मान लो कोई चीज 100 मोल है या 100% है या 100 है, तो 100 से 50 होने में इसका टाइम कितना लगेगा, 0.693 अपॉन के। अच्छा, उस रिएक्शन के लिए के का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, और 50 से 25 होने में टाइम कितना लगेगा, 0.693 अपॉन के। 25 से 12.5 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.693 अपॉन के, क्योंकि उस रिएक्शन के लिए के क्या है, सेम है। तो हाफ लाइफ टाइम आधा होने में जो टाइम इंटरवल है वो सेम लग रहा है, यानी ये हम बोल सकते हैं कि मान लो 100 से 50 होने में 10 मिनट लगा, हाफ लाइफ टाइम 10 मिनट है, 100 से 50 होना मतलब आधा, 50 से 25 होना मतलब आधा, तो ये भी 10 ही मिनट लेगा। और 25 से 12.5 होने में, अभी नीचे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी और नीचे जाएंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ा सा एनालिसिस करवा रहा हूं, फिर दोबारा एक बार और इसको बताएंगे। तो हर बार टाइम इंटरवल सेम लग रहा है, यानी जब जब अपने आप का आधा हो रहा है तब तब वो टाइम इंटरवल सेम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ टाइम का टाइम इंटरवल हमेशा सेम आ रहा है, यानी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हर बार टाइम इंटरवल सेम आ रहा है। तो यहां हमारा पहला एनालिसिस ये हुआ कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर will not depend upon
विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। हर बार टाइम इंटरवल सेम आएगा, तो इससे हमें ऑर्डर भी निकालने में, एक तो तुम्हें मैं बताया था कि ऑर्डर के का यूनिट से भी पहचान लेते हैं हम। ऑर्डर एक साथ बताएंगे तुम्हें, ऑर्डर कैसे कैसे एक साथ पहचान लिया जाता है। तो ऑर्डर एक तो के यूनिट से पहचान लिया जाता है। और कभी भी अगर मान लो हाफ लाइफ टाइम, अगर ये लाइन बोला कि उसका हाफ लाइफ टाइम का इंटरवल हर बार सेम आ रहा है, तो सोच लेना वो फर्स्ट ऑर्डर है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आधे होने में टाइम हमेशा सेम लगेगा, यानी इंटरवल हमेशा सेम आएगा। यानी हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विल नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। लेकिन क्या ये सबके लिए वैलिड है? नहीं। अब आ जाओ जीरो ऑर्डर पे, अब आ जाओ यहां से जीरो ऑर्डर पे। तो देखो यहां से ध्यान से, अगर मान लो 100 है, 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा? ए नॉट बाई 2 के। तो यहां ए नॉट कितना है? 100 अपॉन 2 के। ए नॉट मतलब इनिशियल। 50 से 25 होने में कितना लगेगा? आधा होने में। तो ये लगेगा 50। ए नॉट यहां 50 हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां आ रहा है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो 50 अपॉन 2 के, कहां टाइम सेम आया? 25 से 12:30 होने में, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो हाफ लाइफ टाइम कितना आएगा? 25 अपॉन 2 के। यानी हाफ लाइफ टाइम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यानी हर इंटरवल सेम नहीं आ रहा है। यानी कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है, कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो उसका टाइम भी घट रहा है। यानी अगर 100 से 50 होने में मान लो 20 मिनट लगा होगा, तो 50 से 25 होने में हो सकता है 15 मिनट लगा हो, और 25 से 12:30 होने में हो सकता है 10 मिनट लगा हो। तो यहां टाइम इंटरवल इसके जैसा सेम नहीं होता है, इसलिए इस पे ट्रिक भी लग जाता है। तो ट्रिक आगे बताएंगे लगाने के लिए, इस पे ट्रिक नहीं लगता है। तो ये जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हुआ, वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम की जो टाइम पीरियड है वो भी, यानी जो ये इंटरवल है वो भी कम होता चला जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो जीरो ऑर्डर है, या तो क्वेश्चन में डिस्क्राइब करके लिख के दिया जाएगा। तो ऐसा अगर लिखता है तो हम समझ जाएंगे कि वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो ऐसा अगर लिखता है तो वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, अब मैं एक यहां पर एनालिसिस सेकेंड डिग्री के बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसको बता रहा हूं। सेकेंड डिग्री के तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट अभी बता रहा हूं। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर में जैसे जैसे टाइम घटता है ना, सॉरी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है, जैसे 10 मिनट लगा, तो हाफ लाइफ टाइम यहां पर 15 मिनट लगेगा, यहां से यहां ना 20 मिनट लगेगा। ये होता है सेकेंड ऑर्डर में। ये ऐसा क्यों होता है तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा इसका एनालिसिस। यानी कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटता है, जैसे जैसे घटता है, वैसे वैसे हाफ लाइफ टाइम यानी आधा होने में जो टाइम लगता है वो बढ़ने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर है। ये एनालिसिस मैं आगे करवाऊंगा ये कैसे हुआ है। तो एक कॉमन सा मैं लिखवा दूंगा सबके लिए, हाफ लाइफ टाइम। तो मैं ये एनालिसिस बताया ये तुमको। तो अगर टाइम इंटरवल हमेशा सेम रह रहा है तो सोच लेना कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन घट रहा है और टाइम भी घट रहा है तो सोच लेना कि वो जीरो ऑर्डर है। यानी ये ऑर्डर का एक पहचान का तरीका भी है हमारे लिए। एक तो ऑर्डर का पहचानने का तरीका तो मैं तुम्हें उसके
जो रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट पे बताया था। और अगर ये कंसंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, यानी 100 से 50 होने में 10 मिनट लगा, लेकिन 50 से 25 होने में 15 मिनट और ज्यादा ले लिया, और 25 से 12:30 होने में और ज्यादा ले लिया, तो सोच लेना कि वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, अब और भी एनालिसिस होगा। तो एक चीज याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर के लिए यानी तुम कितना भी कंसंट्रेशन घटाओ बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए चेंज नहीं होता है। और हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, हर बार इंटरवल सेम आता है। तो हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन का इंटरवल सेम आता है, इन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन कम हुआ टाइम भी कम हुआ, जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन कम हुआ टाइम बढ़ रहा है, सेकेंड ऑर्डर। इन ऑर्डर तक का मैं लिखवाऊंगा, ये 3 एनालिसिस लिख लेना। अभी और भी एनालिसिस बताएंगे हम, और इस पे ट्रिक लगा लगा के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। बिना पेन भी चलाए कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व हो जाते इस पे, तो हम आगे बताएंगे। ग्राफ और अभी आगे बताएंगे। ये 3 एनालिसिस लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम अभी थोड़ा सा और एनालिसिस करवा के तब वॉल्यूम सोल्व करवाएंगे। थैंक्स टू ऑल।